हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, है ना, संविधान संशोधन के कितने प्रोसेस होते हैं और किस तरह से होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एनडीसी के बारे में चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे देश के अंदर जो राज्य व्यवस्था में वरीयता क्रम में है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में हम संचित निधि के बारे में, आकस्मिक निधि के बारे में, संविधान संशोधन 3 और एनडीसी 4 और राज्यों में वरीयता क्रम, इन 5 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपने इससे पहले पीडीएफ भी देख लिया होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल जो जीके हब बाय रामविलास सर टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ को शेयर कर दिया है, आपने एक बार रीडिंग दे दिया होगा। आइए आज हम अब इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व यानी कि जितने भी टैक्स होते हैं, इनकम होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण हो गया, आंतरिक एवं बाह्य ऋण हो गया, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि हो गया, ये सब जो है एक निधि है। ठीक है, यानी कि ये जो संचित निधि है, ये सब का जितना भी टैक्स होता है, ऋण जो लिया जाता है, सब एक फंड में जमा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संचित निधि। क्या कहते हैं दोस्तों? संचित निधि कहते हैं, जिसे भारत की संचित निधि कहते हैं। यानी कि भारत सरकार की अगर कहा जाए खजाना, भारत सरकार की खजाना कहाँ सीमित होती है, किस फंड में? तो भारत की संचित निधि में होती है। और वो जो खजाना कहाँ से प्राप्त होता है? तो सभी प्रकार के टैक्स से होती है। ठीक है, टैक्स से, ऋण से, या फिर कहीं ऋण दिया गया है तो उससे जो ब्याज प्राप्त होती है, वो सब जो रुपया पैसा जमा होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? भारत की संचित निधि में जमा होती है। और भारत की जो संचित निधि है इसकी वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 266 में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो संचित निधि समझ में आ गया कि संचित निधि क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा जितने भी टैक्स से वसूला गया रुपये पैसे होते हैं, धन होते हैं, वो सब कहाँ जमा होता है दोस्तों? तो भारत की संचित निधि में जमा होती है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 266 में है। ठीक है, संचित निधि में कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद ही निकाली या खर्च की जा सकती है, अन्यथा नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संचित निधि में रुपया पैसा जमा है ना, संचित निधि में जितने भी धन जमा है, इसको अगर क्या करना है दोस्तों? पैसा निकालना है या किसी तरह की खर्च करना है, इसके लिए सबसे पहले संसद में एक विधेयक पारित किया जाता है। उस विधेयक का नाम क्या है दोस्तों? उस विधेयक का नाम है आपका विनियोग विधेयक। क्या नाम है दोस्तों? विनियोग विधेयक। क्वेश्चन पूछेगा कि संचित निधि से रुपये पैसे को खर्च करने के लिए उससे पहले किस प्रकार की विधेयक को पारित करना पड़ता है? तो विनियोग विधेयक को पारित करना पड़ता है। इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 114 में किया गया है। क्लाउज अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ध्यान में रह जाए तो अति सुंदर की बात है कि 114 की क्लाउज 3 में है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 114 में है। अब विनियोग विधेयक जो कब पारित किया जाता है? जब संचित निधि से रुपया पैसा खर्च करना होता है, तो उससे पहले विनियोग विधेयक पारित करना होता है, तभी इससे रुपया पैसे को खर्च किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। इसके अलावा किसी भी स्तर पर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अतः विनियोग विधेयक को हर हाल में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ, यानी कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होता है दोस्तों? 1 अप्रैल से होती है। ठीक है, भारत सरकार के जो वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होती है। तो नई जो शुरुआत होती है नए वर्ष में, हर नए वित्तीय वर्ष में विनियोग विधेयक को हर हाल में पहले पारित करा लिया जाता है। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है, तब क्या करता है? यानी कि इसको समझने का इसे प्रयास करेंगे दोस्तों कि भारत सरकार कोई भी कार्य करेगा तो वो पैसा कहाँ से लेंगे? तो संचित निधि से लेंगे। संचित निधि से पैसा लेने के लिए सबसे पहले किस विधेयक को पारित करना होता है? तो विनियोग विधेयक को पारित करना होता है। तो इसके लिए क्या करता है सरकार कि हर हाल में नए वित्तीय वर्ष में पहले ही विनियोग विधेयक को पारित कर लिया जाता है 1 अप्रैल से पहले ही। ठीक है, और अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, फिर भी तो देश चलानी है, तो देश चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, निरुपये पैसे की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि संविधान में एक व्यवस्था किया गया दोस्तों, कहता है इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है उस दौरान खर्च के लिए, व्यय का मतलब खर्च के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी कि लेखानुदान सरकार की व्यय पक्ष से संबंधित होती है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर किसी कारणवश विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाए, फिर भी तो पैसे चाहिए, तो उसके लिए एक अन्य व्यवस्था किया गया है जो कहा गया है लेखानुदान पारित करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए जब तक कि बजट प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो उसके लिए लेखानुदान पारित किया जाता है। ठीक है, ये लेखानुदान पारित करके कुछ पैसे को ले लिया जाता है जब तक कि बजट की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न न होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि अगर विनियोग विधेयक पारित न हो पाया तो भारत सरकार की संचित निधि से किस प्रकार से रुपये पैसे ले सकते हैं? तो लेखानुदान प्रोसेस के द्वारा ले सकता है। लेखानुदान का प्रावधान अस्थायी एवं अस्थायी तो बता ही दिए। आइए दोस्तों, जितना हमने आज अभी पढ़ा है उसे हम हाईलाइट पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन डायरेक्ट 1 लाइनर में पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि भारत की संचित निधि का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 266 के क्लाउज 1 में किया गया है। आप 266 भी रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है,
सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व यानी कि जितने भी इनकम होते हैं, चाहे वो ऋण हो या ऋण वापसी की राशि, इसी में जमा होती है। इसी मतलब किसमें? भारत की संचित निधि में। ठीक है। अनुच्छेद 114 के क्लाउज 3 में क्या क्या किया गया है कि संसद की अनुमति अर्थात विनियोग विधेयक के बिना पैसा नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि संचित निधि से पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति की आवश्यकता है। संसद अनुमति किस रूप से देती है? तो विनियोग विधेयक को पारित करके देती है। और वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो 1 अप्रैल से होती है। कहता है अगर बजट पास ना हो जाए तो लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट से खर्च की अनुमति होती है। लेखानुदान क्या है? तो कहता है केवल व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि केवल खर्च से संबंधित पक्ष है। ठीक है। लेखानुदान अस्थायी और अस्थायी दोनों सरकार ले सकती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। इसको इस तरह से समझेंगे दोस्तों कि जैसे कोई भी, जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो बीजेपी की सरकार है, 2024 में इसका चुनाव हुआ। ठीक है। तो 2024 में जो चुनाव हुआ तो मान लिया जाए कि ये चुनाव हुआ जून जुलाई में। ठीक है। तो जब जून जुलाई में चुनाव हुआ तो बजट पेश होता है फरवरी माह में। तो जो फरवरी माह में जो पेश किया जाएगा बजट, तो ये पूरे वर्ष के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि ये क्या किया जाएगा कि इसे कहते हैं अंतरिम बजट, यानी कि लोकसभा को विघटन हो जाएगा क्योंकि नई चुनाव करवाना है। ठीक है, चुनावी वर्ष में। तो उस स्थिति में क्या करती है कि लोकसभा के विघटन से पहले ही नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए कैसा बजट पेश किया जाता है? अंतरिम बजट पेश किया जाता है, पूर्ण बजट नहीं। पूर्ण बजट तभी पेश किया जाएगा जबकि उसका चुनावी वर्ष नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है चुनावी वर्ष में जो बजट पेश किया जाता है किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है? तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है। ठीक है। और फिर ये अंतरिम बजट के बाद क्या होगा? जब नई सरकार चुन के आएगी तो फिर से वो अपना पूर्ण बजट पास करेगा। ठीक है। अगला है दोस्तों कि लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है। आपको बताए थे दोस्तों कि जब विनियोग विधेयक पारित नहीं हो सकता है तो लेखानुदान पारित करके भी धन निकाला जा सकता है। और फिर आपको बताएं कि अंतरिम बजट वह बजट होता है जब चुनावी वर्ष के दौरान, जब चुनावी वर्ष हो और लोकसभा विघटन होगा तो उससे पहले नई सरकार चुनने से पहले किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है? अंतरिम बजट पेश किया जाता है। आइए इसको देखते हैं। कहता है लेखानुदान पारित करने का कारण क्या है कि केवल व्यय यानी कि खर्च के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, इसमें कोई चुनावी मुद्दे शामिल नहीं होते हैं। जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है, यानी कि खर्च भी और किस तरह से इनकम हो रहा है उसका भी विवरण दिया जाता है। आप ये भी अंतर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं कि अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है और आगे नई सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। ये भी आपको बता ही दिए हैं। यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो लेखानुदान में केवल खर्च के लिए धन की व्यवस्था किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च के साथ साथ जो प्राप्तियां होती है, टैक्स प्राप्तियां होती है, उसका भी विवरण दिया जाता है। जिसे आप ध्यान में रखें, कहाँ क्या चीज में खर्च करना है और कैसे प्राप्ति होगा, दोनों का विवरण दिया जाता है। किसमें? अंतरिम बजट में। जबकि लेखानुदान में केवल और केवल किसका विवरण रहता है? आपका खर्च का विवरण दिया हुआ रहता है। ये क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों तो ये इसे फंसने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, ये डीपली क्वेश्चन अगर इसे पूछा जाता है तो ये डीपली क्वेश्चन कहा जाएगा। भारत के संचित निधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, कौन सी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसकी चर्चा कहाँ है दोस्तों? ये 266 के 1 में। इस पर भारित व्यय यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संचित निधि पर कौन कौन भारित व्यय है। ठीक है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण पद है सभी भारत के संचित निधि पर व्यय ये भारित है। ठीक है, तो कौन कौन है? राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता एवं पेंशन, ऐसा ऋण विभाग जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है ना, यानी कि जिसे चुक्ति भारत सरकार करेगा तो ये सबका जो रुपया पैसा मिलता है डायरेक्ट किससे मिलती है दोस्तों? संचित निधि से मिलती है। ठीक है, आगे अगला है दोस्तों भारत सरकार को किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट, भारत सरकार ने किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्माण कार्य के लिए अगर आदेश आया तो उसका भी खर्च कहाँ से दिया जाएगा? तो संचित निधि से। कोई अन्य खर्च जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे तो ये सब कहाँ से भरपाई होगी? तो संचित निधि से ही होगी। चार्ज एक्सपेंडिचर यानी कि भारित व्यय की बात कर रहा है। संसद के वोट के बिना भी भुगतान होता है, मतदान नहीं होती है ना, ये ध्यान में रखेंगे। भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां, भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां यानी कि संसद भी नियंत्रित करता है ये जो पब्लिक फाइनेंस होता है उस पर। किस प्रकार से कहता है? संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम लोग सामान्य रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? बजट कहते हैं। ठीक है, हमारे जो संविधान में चर्चा किया गया है बजट चर्चा कहीं भी नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का ही चर्चा किया गया है। तो संसद के समक्ष ही वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। ठीक है, लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अगर आप लोगों ने शुरू से हमारा लेक्चर देख रहा है तो वहाँ पर अगर आप नोट करने के प्रयास किए होंगे तो कई अनुच्छेद
आपको याद हो गया होगा, ठीक है। जैसे अभी इसी लेक्चर में कितने अनुच्छेद हो गया, 266 हो गया, 114 हो गया, 112 हो गया, है ना। 266 में संचित निधि था, 114 में विनियोग विधेयक था, और अभी 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट की चर्चा की बात किया गया है। तो आप अगर ध्यानपूर्वक हमारा जो पीडीएफ दिया गया पीडीएफ को भी रीडिंग करते हैं और हमारे लेक्चर को बराबर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। वही यहाँ कहता है दोस्तों कि 112 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के जितने भी आपका खर्च एवं प्राप्ति है उसका विवरण देना संसद के समक्ष रखवाते हैं। कौन? राष्ट्रपति रखवाते हैं, और ये विवरण रखते हैं हमारे देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 112 में किसकी चर्चा है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। दूसरा कहता है दोस्तों कि विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद, यानी वही विनियोग विधेयक की बात किया गया, विनियोजन, ठीक है। तो विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, यानी कि यहाँ पर भी देखिए कि संसद ने इस पर नियंत्रण कर रखा है, ठीक है। यानी संसद ही विनियोग विधेयक पारित करेगा तभी भारत के संचित निधि से रुपया पैसा निकाल सकता है, ठीक है। भारत के संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके विनियोजन विधेयक को पारित करा लिया जाता है, ठीक है। ये तो शुरू से ही चर्चा है, और ये किसके अनुच्छेद में दोस्तों? 114 में। वही यहाँ लिखता है एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद ही पैसा निकाला जाता है, इसी को कहा गया है दोस्तों विनियोग विधेयक या विनियोजन विधेयक, ठीक है। अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान का प्रावधान क्या क्या है दोस्तों? ये दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। लेखानुदान के बारे में तो आपने शुरू से पढ़ रहा है कि अगर ये पास नहीं हो पाया विनियोग विधेयक तब लेखानुदान का प्रावधान होता था। अनुपूरक अनुदान क्या है? आइए दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तथा अनुपूरक अनुदानों एवं लेखानुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। किस तरह से नियंत्रण रखा जाता है, आइए चर्चा करते हैं। अनुपूरक अनुदान की मांग उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उसे प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। जैसे कि कोई कार्य किसी क्षेत्र में बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण में वित्तीय वर्ष की समाप्त होने से पहले, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ 31 मार्च तक चलना चाहिए, है ना। 31 मार्च से पहले अगर सरकार को ऐसा लगे कि जो हमने रुपये पैसे की मांग किया था वो अपर्याप्त है, तब वो क्या कर सकता है कि अनुपूरक अनुदान मांग सकता है सरकार से कि जो आपने हमें कुछ पैसा दिया था वो पैसा हमें अपर्याप्त लग रहा है और मुझे पैसा दिया जाए, ठीक है। तो वैसे जो मांग होता है उसे कहते हैं हम लोग अनुपूरक अनुदान की मांग कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। वही यहाँ पर कहता है दोस्तों, इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोजन विधेयक पारित नहीं करा पाती है तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोजन विधेयक ना पारित करा लिया जाए। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, सही टर्म आ गया, अब आप कंफ्यूजन आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको भी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। कहता है ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में आती है। एक आपने देखा कि दोस्तों कि भारत की जो संचित निधि है, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, ये दूसरा कलर का यूज करता हूँ। भारत की क्या है दोस्तों? संचित निधि है। संचित निधि से अगर रुपया पैसा खर्च करना है तो ये कब खर्च किया जा सकता है? जब सरकार कौन सा विधेयक पारित किया जाए, कर दे, विनियोग विधेयक पारित कर दिया जाए। इसकी चर्चा अनुच्छेद 114 के क्लाउज 3 में किया गया है। अगर ये विनियोग विधेयक पारित नहीं हो पाती है तब वो क्या कर सकता है? अनुपूरक लेखा अनुदान पारित कराएगा, विधेयक पारित कराएगा, ठीक है। लेखा अनुदान विधेयक पारित कराएगा, और ये सिर्फ व्यय का वर्णन करता है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों अंतरिम बजट। एक क्या होता है? अंतरिम बजट। अंतरिम बजट दोस्तों ऐसे बजट होते हैं जब ये बजट आपका चुनावी वर्ष में लाया जाता है, और ये जो अंतरिम बजट होता है इसमें कि व्यय यानी खर्च एवं प्राप्ति दोनों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। ये लोकसभा के भंग होने से पूर्व और नई सरकार के गठन होने से पूर्व ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। एक आ गया दोस्तों आपके सामने अनुपूरक मांग। एक आ गया आपका अनुपूरक मांग। अनुपूरक मांग क्या होता है दोस्तों कि जब भारत सरकार ने क्या किया है कि बजट पेश कर दिया है। अब बजट में किसी विशेष क्षेत्र में क्या किए हैं कि कुछ रुपये का मांग पहले किए थे, लेकिन वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले सरकार को ये लग रहा है कि जितने रुपये हमने पहले मांगा था वो हमारे इस परियोजना या इस योजना में अपर्याप्त है। तब क्या कर सकता है कि भारत सरकार ये संसद में जाकर ये अनुदान मांग कर सकता है, अनुपूरक अनुदान मांग कर सकता है कि जो हमने रुपया पैसा मांगा था वो हमारे लिए अपर्याप्त है, तब उसे कुछ पैसा और दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी टर्म आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए कुछ हम लोग और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अनुपूरक मांग क्या है दोस्तों कि पहले से मंजूर राशि कम पड़ जाए तब वो पुनः मांग सकता है। वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान क्या है? 1 अप्रैल से पहले बजट पास ना हो पाए तब ये लेखानुदान का ये प्रावधान है। चौथा फैक्ट क्या कहता है दोस्तों? कहता है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ठीक है। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोजन विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
बजट सेशन में पास हो जाती है। आइए क्विक रिवीजन करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर यानी भारित व्यय, इसमें बिना वोटिंग का भी रुपया पैसा दिया जाता है, यानी कि भारत के जैसे राष्ट्रपति भारित व्यय पर आधारित है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, ये सब क्या होता है कि बिना वोटिंग का भी डायरेक्ट संचित निधि से पैसा मिल जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, संचित निधि से भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन जो भारित व्यय कहा जाता है जिसके लिए कि बिना वोटिंग को भी उन्हें पेमेंट दिया जाता है, तो उसे व्यक्ति को भारित व्यय के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 112 में किसकी चर्चा है दोस्तों? तो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि अर्थात कहा जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, यानी बजट की चर्चा किया गया 112 में। एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक पास होने के बाद ही पैसा निकलेगा संचित निधि से, ये भी आपको बता दिए। सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी कि अनुपूरक मांग, कहता राशि जब कम पड़ जाए तो अनुपूरक मांग किया जा सकता है, जितना पहले मंजूर किया गया था वो कम पड़ने लगे तो और पैसा मांगेगा। वोट ऑन अकाउंट यानी 1 अप्रैल से पहले बजट पास ना हो तब वो क्या करेगा, आपका वोट ऑन अकाउंट का मतलब हो गया लेखानुदान। फिनेंशियल बिल ये कर राजस्व से संबंधित विधेयक है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका भारत की जो संचित निधि है, बड़े टॉपिक था दोस्तों, ये आपका समाप्त हो जाती है। इसकी चर्चा, इसके अधीन कौन सा अनुच्छेद है आप अपने नोटबुक में आप नोट कर लेंगे, नहीं तो हमारा जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ को जीके है भाई रामविलास सर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जब जुड़ जाएंगे, वहाँ पर पीडीएफ डाल दिया गया है, वहाँ से आप रीडिंग कर सकते हैं सब। अगर चाहे तो सारा पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, आप उसे निकाल कर भी आप बाद में भी ये पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से पीडीएफ को सजोया गया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है भारत की आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी फंड। ठीक है, आकस्मिक निधि की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 267 में किया गया है। संचित निधि 266 में था, जबकि आकस्मिक निधि की चर्चा 267 में है। आकस्मिक निधि नाम से भी पता लग रहा होगा, ये इमरजेंसी फंड है। ठीक है, संविधान का संसद एवं राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजित करने की शक्ति देता है। ये अनुच्छेद 267 के तहत ये शक्ति देती है। ठीक है, इमरजेंसी की स्थिति में कहता है यह निधि भारत की आकस्मिक अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्ययनाधीन है, यानी कि ये कार्यपालिका के अधीन ये है खर्च करने के लिए। ठीक है, यानी ये जो आकस्मिक निधि होता है ये डायरेक्ट दोस्तों राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करता है। इसके लिए आप संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं इमरजेंसी जरूरत है तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति चाहेंगे तो बिना संसद के परमिशन से वो पैसा खर्च कर सकते हैं। कहां से? आकस्मिक निधि से। कहता है जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनदेखित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह सुनिश्चित विधानमंडल विनियमित करेगा। यानी कि ये जो आपका आकस्मिक निधि है, इसमें कितना पैसा रखा जाए, ये जो निर्धारित करती है ये विधानमंडल करती है। अर्थात कहा जाए तो केंद्र में संसद के द्वारा किया जाता है, राज्य में विधानमंडल के द्वारा ये तय किया जाता है। और ये जो है इसके लिए खर्च करने के लिए डायरेक्ट कार्यपालिका इसे खर्च कर सकता है, संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। वही यहाँ पर लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 267 कहता है भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है, यानी कि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन बनाता है? तो संसद, केंद्र में संसद बनाता है, राज्य विधानमंडल बनाता है। किस कानून से बनाया गया है? तो आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा बनाया गया। निधि किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो कार्यपालिका के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसका उपयोग कब होती है? तो ये इसका उपयोग अचानक एवं अनदेखी खर्च के लिए किया जाता है, यानी इमरजेंसी के लिए, अर्जेंट कार्य के लिए किया जाता है। पैसा कैसे दिया जाता है? तो अग्रिम धन के रूप में दिया जाता है। बाद में मंजूरी कैसे प्राप्त होती है? अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान द्वारा विधानमंडल से बाद में मंजूरी दिया जाता है। तथा निधि की राशि कौन तय करता है? तो समुचित विधानमंडल विनियमित करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आकस्मिक निधि भी समाप्त हो जाती है। अब हम लोग इस लेक्चर के तीसरा टॉपिक को देखने जा रहे हैं। इसका नाम है दोस्तों संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, इसकी चर्चा दोस्तों आपका अनुच्छेद 368 में है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भाग 20 में वर्णन है संविधान संशोधन का, अनुच्छेद 368 में। वही यहाँ पर लिखता है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियां अपनाई गई है। कौन कौन सी विधि है दोस्तों? तो संशोधन की 3 विधि है दोस्तों। आइए हम लोग एक नजर में पहले देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। 3 विधि है दोस्तों संशोधन की। एक का नाम है दोस्तों साधारण संशोधन विधेयक, साधारण विधि है। एक को कहते हैं हम लोग विशेष बहुमत। और दूसरा है दोस्तों, ये तीसरा है विशेष बहुमत और प्लस में आधे राज्य का विधानमंडल। ठीक है, ये 3 विधि है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हमारे जो संविधान में संशोधन होगा वो संविधान संशोधन कितने विधियों से होती है? 3 विधियों से होती है। कितनी विधि से होता है दोस्तों? 3, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष प्लस आधे राज्य की मंजूरी से। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। तो पहला दोस्तों साधारण विधि द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत से कहता है संसद के साधारण बहुमत से विधेयक पारित होता है। ये राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह कानून बन जाता है। यानी कि साधारण बहुमत से पास कर दीजिए, फिर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन कौन से संशोधन है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संशोधन किया जाता है। तो जैसे नए राज्यों का अगर निर्माण करना है तो इसकी सूचना पहले राष्ट्रपति को दी जाती है कि कोई नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि आपने हाल फिलहाल में ये देखा होगा कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन की राज्य था उसे तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, ये तो जो कार्य किया गया है दोस्तों, ये जो कार्य किया गया है ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के किया गया है और ये साधारण बहुमत से हो जाती है। कैसे होती है दोस्तों? साधारण बहुमत करने का मतलब हुआ जितने भी संसद के सदस्य हैं उसके 50% प्लस 1, यानी कि अगर 100 संसद है तो उसमें से अगर 51 संसद ने अपना मत दे दिया तो वो विधेयक क्या हो जाती है? पारित हो जाती है। तो नए राज्य का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन, ये सब जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संशोधन किया जाता है। और ये सब जो संशोधन होता है किस विधि से होता है? साधारण बहुमत विधि से होती है। संविधान की नागरिकता संबंधी संशोधन, अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन से संबंधित कुछ संशोधन, ये साधारण बहुमत से की जाती है। और कहता है तथा केंद्र द्वारा शासित प्रशासन के संबंधी व्यवस्थाएं, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से बहुत कम संशोधन किया जाता है। राज्य से संबंधित नए राज्य के निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा नाम, ये सब में परिवर्तन से संबंधित आपका व्यवस्था है। ज्यादातर जो संविधान में संशोधन किया जाता है दोस्तों ये विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। विशेष बहुमत क्या है दोस्तों? कि विशेष बहुमत करने का मतलब हुआ कि जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3 सदस्य ये जब पारित कर देता है तब उसे बहुमत करते हैं। साधारण बहुमत में क्या था कि 1/2 का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, यानी 50%। इसको अगर परसेंटेज में तोड़ेंगे तो ये लगभग 66% आएगा। ठीक है, ये विशेष बहुमत होती है दोस्तों। तथा यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाती है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही संविधान संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। यानी कि अगर संविधान में संशोधन करना है दोस्तों, एक आपने देखा साधारण बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत कहता है तो दोस्तों यदि संसद के प्रत्येक सदन, यानी संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, कहता है कि दोनों सदन में से कुल सदस्य जितना उसका बहुमत और जिस दिन ये पेश किया गया उसके उपस्थित मतदानों में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर विधेयक पारित हो जाती है और उसका राष्ट्रपति अपना स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तो जो संशोधन है वो संविधान का क्या बन जाता है दोस्तों? अंग बन जाता है। ठीक है, इसके अधीन कौन कौन से संशोधन किया जाता है? अधिकांश जो संशोधन है इसी व्यवस्था के तहत किया जाता है। तो किसको छोड़ा जाता है दोस्तों? कहता है न्यायपालिका एवं राज्यों के अधिकार एवं शक्ति जैसे कुछ विशेष बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रकार द्वारा संशोधन किया जाता है। ठीक है, तब ये जो छोड़ा जाता है ये कौन विधि से? तो जो तीसरा छूट रहा है ये न्यायपालिका और राज्य के अधिकार एवं शक्ति से जो संशोधन होगा ये तीसरे विधि से किया जाता है। उस विधि को भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। कहता है संसद के विशेष बहुमत, यानी कि जो दूसरा प्रोसेस आपने देखा था कि 2/3 बहुमत वाला, वो तो होना ही चाहिए। प्लस में आपका राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से संशोधन होती है, यानी कि जितना राज्य है उसके आधे राज्य के विधानमंडल भी स्वीकृति देती है। यानी कि ये अगर संशोधन देखा जाए तो इसको टफ प्रोसेस माना जाता है। कैसा प्रोसेस माना जाएगा दोस्तों? इसको टफ प्रोसेस कहते हैं। असाधारण बहुमत वाला ये नॉर्मल है, यानी संशोधन ना तो पूरी तरह से ये लचीला भी है तो कठोर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता है दोस्तों संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्य के कुल विधानमंडल में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक, उसके बाद राष्ट्रपति भी स्वीकृति दे देंगे तब संविधान संशोधन माना जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिसमें कि ये तीसरे प्रकार के संशोधन विधेयक की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर लिखा गया है जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रोसेस को ही चेंज करना है। जैसे निर्वाचन प्रोसेस में आपको बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रोसेस क्या क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा ये जितने भी संसद होते हैं चाहे मनोनीत या तो निर्वाचित, ये भाग लेते हैं और आपका निर्वाचित विधानमंडल का सदस्य लेता है भाग। ठीक है, इस प्रोसेस को ही चेंज करना है तो उसके लिए आपको तीसरा मेथड से गुजरना पड़ेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति वही लिखा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना, यानी केंद्र सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति का विस्तार करना या कमी करना, ये सब में संशोधन दोस्तों तीसरे प्रकार से किया जाता है। केंद्र शासित क्षेत्र के लिए उच्चतम न्यायालय, यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट की गठन करना है, इसके लिए भी आपका तीसरे प्रोसेस से गुजरना होगा। संघीय न्यायपालिका में किसी प्रकार की शक्ति की कमी करना, राज्य के हाई कोर्ट, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंधी कोई मुद्दा हो, 7वीं अनुसूची का कोई विषय होने की शक्ति का बंटवारा का जो चर्चा किया गया है, ये सब में संशोधन जो किया जाता है वो तीसरे प्रकार के संशोधन द्वारा किया जाता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के बारे में, यानी कि संसद में राज्य की कितने प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसमें परिवर्तन। संविधान संशोधन की जो 3 मेथड है इसी को ही आप परिवर्तित करना चाहते हैं तब भी आपको ये तीसरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जाता है, चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, जितना हमने अभी पढ़ा है उसको हम लोग क्विक रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। इसके लिए विशेष वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, ये कितने तरीके से किया जाता है दोस्तों? 3 तरीके से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और तीसरा क्या है? विशेष बहुमत पत्र प्लस राज्य की स्वीकृति, और भी कितना राज्य? आधे राज्य। विशेष बहुमत कैसा है? कुल सदस्य की बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान का 2/3। ठीक है,
और राज्यों की स्वीकृति, ये क्या कहता है, आधे राज्य की मंजूरी जरूरी होती है। ये तो बता ही दिए। संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों इस लेक्चर का तीसरा टॉपिक भी समाप्त हो जाती है। 2 टॉपिक आ रहे दोस्तों, थोड़ा पेशेंस बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा लेक्चर। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम तीसरा टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एनडीसी। एनडीसी का मतलब हुआ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तथा योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना संवैधानिक भी नहीं है, सांविधिक भी नहीं है। अब ये संवैधानिक क्या है, सांविधिक क्या है, इसकी चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है संविधान के नाम से, आप वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना या गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 में। क्या एक संवैधानिक आयोग है? नहीं। क्या ये सांविधिक है? नहीं। बस सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा ये बना दिया गया है। संवैधानिक का मतलब ना तो ये संविधान में वर्णन किया गया है, ना ही संसद कोई अधिनियम लाकर इसका गठन किया है, बल्कि एक साधारण सा प्रस्ताव लाया है और गठन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री परिषद का क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है, यानी कि इसका अस्तित्व ज्यादातर था जब योजना आयोग चल रहा था। अब तो योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया दोस्तों? नीति आयोग, यानी कि निष्क्रिय रूप में अभी भी कार्य कर रहा है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पर्यवेक्षण सदस्य होते हैं। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, बस ज्यादा इंपोर्टेंट आपका ये स्थापना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्य सरकार एवं योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है। योजना आयोग के बारे में एक व्यक्ति थे दोस्तों के संथानम, इन्होंने माफ करेंगे दोस्तों, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में के संथानम ने एक वक्तव्य कहा था कि ये सुपर कैबिनेट है। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिया था? तो के संथानम ने दिया था। ठीक है, इस प्रकार इस लेक्चर का दोस्तों चौथा टॉपिक भी समाप्त हो जाती है। अब हम लोग इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक देखते हैं जो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारतीय राजस्थान में वरीयता क्रम, यानी कि वारंट ऑफ प्रीसीडेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कहता है भारतीय राजस्थान में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम अनुक्रम इस प्रकार है। हाईलाइट पॉइंट क्या क्या है दोस्तों? जैसे कौन कौन है, यानी कि सबसे पहले स्थान पर किसको वरीयता रखा गया है? तो भारत के जो महामहिम है राष्ट्रपति, जो कि देश के कार्यपालिका का प्रधान कहलाते हैं, यानी पहला में राष्ट्रपति। वरीयता क्रम में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति हैं। दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति हैं और तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री हैं। चौथे में राज्यों के राज्यपाल और पांचवें में भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसको ये 5-5 करके या 3-3 करके आप समूह बनाकर याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये 2 तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगी। कौन कौन दोस्तों? एक तो हो जाएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये 2 को तो ऐसे ही ध्यान रखना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये 3 को तो हीरो ही होता है देश का। पहला तो ये भारत का प्रथम नागरिक ही होता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मेन हीरो प्रधानमंत्री, फिर अपने अपने राज्य में राज्यों का राज्यपाल, अब 5वां में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5वां में पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, तो 5 को क्या क्या याद रहेगा दोस्तों? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्यों में राज्यपाल और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर 5 के कौम है उप प्रधानमंत्री, इसे जोड़ा गया था दोस्तों 1979 में शामिल किया गया था बाद में, क्योंकि क के तहत जोड़ा गया है। 5 के क में उप प्रधानमंत्री, यह एक संवैधानिक पद नहीं है दोस्तों। 5 में क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, 6 में क्या, माफ करेंगे दोस्तों, ये 6 होगा, क्रम गड़बड़ा गया है। ठीक है, 5 में है आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क में है आपका उप प्रधानमंत्री, ये 6 होगा, ये नंबरिंग गड़बड़ा गया है। 6ठे स्थान पर भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, और 7वें में है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के विपक्ष का नेता। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है 7 के क में भारत रत्न सम्मान धारक व्यक्ति, है ना, ये एकमात्र ऐसा पुरस्कार है दोस्तों जिसको कि वरीयता क्रम में रखा गया है इसको प्राप्त करने वाले को। ये कौन सा क्रम है? 7 के क में, और 8 में राजदूत है, 9 में आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और 9 के क में है केग, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी केग भी है। राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य एवं केंद्र में राज्य मंत्री, ये 9वें क्रम में है। 10वां में है महान्यायवादी, मंत्रिमंडल के सचिव, उपराज्यपाल अपने अपने केंद्रशासित प्रदेश में, और 11वां में जनरल तथा उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ से जो फैक्ट बनता है उसे मैं देखने का प्रयास करता हूँ कि भारत रत्न मात्र ऐसा पुरस्कार जिसे वरीयता क्रम में शामिल किया गया, वो वरीयता क्रम क्या है दोस्तों? 7 के क है। ठीक, जो 9 के क में देखे थे आपने मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, ये श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 के क की स्थिति प्रदान की है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा होती है। श्री शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वही उसी ने आग्रह किया था और उसे भी वरीयता क्रम दिया गया था। ये संशोधन 1993 में किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आता है दोस्तों तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है GK हब बाय रामविलास है, इसे आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।